क्लास 10th के सारे बच्चे ध्यान दें। मैं ना कुछ एसएसटी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूं, जो सारे प्रश्न बोर्ड के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो जैविक संसाधन कहने का मतलब होता है ऐसा संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता हो। जिसमें जीवन पाया जाएगा ना, उसे मैं जैविक संसाधन बोलूंगा। बात समझ गए ना। तो ध्यान देखिए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिसमें लाइफ प्रोसेस नहीं पाया जाएगा, वो जैविक संसाधन नहीं होगा। तो मछली, इसमें जीवन पाया जाता है, जैविक संसाधन है। पेड़, मानव, ये तीनों जैविक संसाधन है। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो गया, अर्थात मिट्टी जैविक संसाधन नहीं है। समझ गए आप लोग। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत सरकार के वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए। माने कहने का मतलब कोई जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग जो है वन से ढका रहना चाहिए। तो ध्यान दीजिए 33%। पर्यावरण के दृष्टिकोण से कोई भी क्षेत्र तब संतुलित मानी जाती है जब उस क्षेत्र के कुल भूभाग का, बात समझ रहे ना आप लोग, 33% भूभाग पर जंगल हो। माइंड में सेट हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। महानदी पर कौन सा बांध है? तो याद रखिएगा, महानदी पर हीराकुंड बांध है। बात समझ गए ना। तो करेक्ट आंसर इसका सी नंबर हो गया। अगला प्रश्न टैक्सोल है। प्रश्न क्या रहा है कि टैक्सोल क्या है। ध्यान दीजिए, टैक्सोल हिमालयी यब नामक एक पेड़ होता है। हिमालय यब, उस पेड़ के छाल से, बात समझ गए ना, टैक्सोल नामक रसायन निकलता है और इस रसायन का प्रयोग किया जाता है कैंसर के दवा बनाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि टैक्सोल क्या है? कैंसर रोधी दवा। समझ रहे हैं आप लोग। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मेरे पास, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। धात्विक खनिज नहीं कहने का मतलब जिसमें धातु नहीं पाया जाए, अर्थात अधात्विक खनिज। तो बाबू ग्रेफाइट जो है ना, ये अधात्विक खनिज है। अधात्विक कहने का मतलब हो गया इसमें धातु नहीं पाए जाते हैं। बात समझ गए ना। इसे मैं क्या कहूंगा? अधात्विक खनिज। माइंड में सेट हो रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इनमें से कौन टर्शियरी कोयला का भंडार है। ध्यान दीजिए, कोयला जो है ना 2 तरह के होते हैं, गोंडवाना समूह के और टर्शियरी समूह के। बस समझे, गोंडवाना समूह के जो कोयले थे या हैं, माफ कीजिएगा हैं, वो तकरीबन 20 करोड़ वर्ष पहले उनका निर्माण हुआ था। और टर्शियरी किस्म के कोयला घटिया कोयला होता है और इसका निर्माण औसतन 5 करोड़, 4.5 से 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और टर्शियरी कोयला का भंडार है मेघालय में। माइंड में सेट हो गया। अगला करा, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और इनमें किस एलिमेंट से परमाणु ऊर्जा तैयार नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, बॉक्साइट। यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा तैयार किया जा सकता है, किया जाता है। मोनाजाइट से किया जाता है, थोरियम से, लेकिन बॉक्साइट से हम परमाणु शक्ति
या परमाणु ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, इसलिए बॉक्साइट को परमाणु शक्ति नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, प्रश्न का रहा है कि भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रश्न गौर से देखिए, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर। भारत को 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। याद रखिएगा कितने डाक क्षेत्रों में, 9 डाक क्षेत्रों में। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, करा इनमें से कौन सी नदी असम में बाढ़ आने का कारण है, अर्थात ब्यास, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र और महानदी, इन चारों नदी में से किस नदी के कारण बाढ़ आती है असम में। तो याद रखना, जिस प्रकार बिहार का शोक अगर हम कोसी नदी को कहते हैं, तो सेम वही कंडीशन है असम में ब्रह्मपुत्र नदी का, अर्थात असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही बाढ़ आती है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, एक एनजीओ का चर्चा किया गया है, तरुण भारत संघ एनजीओ। ये एक एनजीओ है तरुण भारत संघ, ये निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, तो तरुण भारत संघ जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है, अर्थात यह सक्रिय है राजस्थान में। बात समझ गए। 11 नंबर प्रश्न क्या करा, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। तो ध्यान दीजिए, इन सारे का, अभ्रक का भी उपयोग, बॉक्साइट का भी एंड मैग्नीज का भी, इन तीनों का प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। ठीक है बाबू। 12 नंबर प्रश्न का रहा है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है, तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना याद रखिएगा अपने बिहार राज्य में स्थित है। उससे अगला ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न 13 नंबर, असाधारण पौधा के लिए, ध्यान से प्रश्न को रीड कीजिए, असाधारण पौधा के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है, तो ग्रीन बुक। ग्रीन बुक एक ऐसा किताब है जिसमें असाधारण पौधा के बारे में संपूर्ण विवरण दिया गया है। बात समझ गए ना। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है, तो रबी फसल किस फसल को कहते हैं, जो शीत ऋतु में लगाया जाए। देखिए, चना हम शीत ऋतु में लगाते हैं, सरसों शीत ऋतु में, गेहूं शीत ऋतु में। देन आंसर करेक्ट क्या हो गया, चावल। ये चावल क्या हो गया बुआ, करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि चावल जो है ना बाबू, ये खरीफ ऋतु की फसल है। सेट हो गया माइंड में। 15 नंबर प्रश्न क्या है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग में लगभग 96% चूना होते हैं। समझ गए ना। कहने का मतलब, अगर आप 100 केजी सीमेंट बना रहे हो ना, तो उसमें 96 केजी चूना ही होगा। अगला कह रहा है, कोंकण रेल परियोजना किस राज्य से संबंधित है, ये रेल परियोजना महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। 17 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 17 क्या करा, 1992 में रियो डी जेनेरो, ये एक जगह का नाम है, क्या हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। माइंड में सेट हो गया। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इन चारों प्रकार की मिट्टी में से भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, भारत के सबसे बड़े भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न ये कह रहा है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहां लगाया गया। नाम याद रखिएगा, दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। इस जगह पर सबसे पहला क्या चीज लगाया गया था, जल विद्युत संयंत्र। ठीक है। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार में कहां उर्वरक की खान है, तो बरौनी में बिहार में उर्वरक की कारखाना है। बात समझ गए, कहां पर, बरौनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न क्या रहा है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक, तो फिक्स बात है बाबू, सूखा के लिए जिम्मेवार कारक क्या होगा, वर्षा की कमी। अगर वर्षा कम होती है
तो सूखा के लिए क्या है, वो जिम्मेवार कारक है। बात समझ रहे हो आप लोग। अगला प्रश्न क्या रहा है, सरदार सरोवर कुन्नीम जलाशय का संबंध किससे है। सरदार सरोवर कुन्नीम जलाशय, याद रखिएगा, इसका संबंध है बाबू नर्मदा नदी से। सरदार सरोवर कुन्नीम जलाशय का संबंध किससे है, नर्मदा नदी से। अब मैं चल रहा हूं 23 नंबर, देखता हूं क्या प्रश्न कह रहा है। हाँ, कह रहा है जून 2023 में, बस पिछला साल, कौन साल की बात है, पिछला साल, भारत में कौन सा चक्रवात आया था बाबू, उसका नाम था बिपरजॉय। समझ गए, क्या नाम था चक्रवात का, बिपरजॉय, याद रखिएगा। कह रहा है पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग है। पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग को मैं प्राथमिक तरंग कहता हूं, याद रखोगे आप लोग। अगला प्रश्न थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। प्रश्न कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। आपका बीटीसी किताब सार्वजनिक टेलीफोन को बताती है सार्वजनिक संचार का लोकप्रिय साधन, बात समझ गए। लेकिन आज के युग में मोबाइल के उपस्थिति को भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन चूंकि हम लोग तो बेस्ड ऑन बीटीसी पर एग्जाम देंगे ना, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग सार्वजनिक टेलीफोन ही लिखिएगा, बात समझ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने ही बंगाल विभाजन करवाया था 1905 ईस्वी में। इनके शासनकाल में क्या हुआ था, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, समझ गए। अगला, यूरोप में, ध्यान दीजिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां हुई। देखिए बाबू, पूरा विश्व में राष्ट्रवाद की शुरुआत रूस से हुई, और जहां तक यूरोप की बात है तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से हुआ, बात समझ गए ना। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया। राइन, या इसे आप जर्मनी राइन राज्य संघ भी कह सकते हो, इसका निर्माण नेपोलियन ने किया था, ध्यान दीजिए। 9 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न कह रहा है अप्रैल थीसिस, 9 नहीं बाबू 29 नंबर शायद है, मैं देख लेता हूं सीरियल। अप्रैल थीसिस किसने लिखा। ए भी ऑप्शन है, सी बहुत नीचा होगा, ठीक है ना। सी में लेनिन है, बात समझ गए ना, जिन्होंने अप्रैल थीसिस लिखा था। अप्रैल थीसिस किसने लिखा था, लेनिन ने, अब है ना सी में लेनिन। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर, क्या कर रहा है, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया। एक संगठन था खुदाई खिदमतगार, इसका बाबू गठन किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, बात समझ गए, अर्थात बी नंबर करेक्ट आंसर। माइंड में सेट हो रहा है बउआ। खुदाई खिदमतगार संगठन का स्थापना किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। 31 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, लाला हरदयाल ने इसमें किसकी स्थापना की, गदर पार्टी की। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, बात समझ रहे हो आप लोग। अगला प्रश्न है साम्यवादी गुट का अगुवा कौन होता था या कौन था। याद रखिएगा, सोवियत संघ, जिसको सोवियत संघ साम्यवादी गुट का अगुवा, और पूंजीवादी गुट का अगुवा अमेरिका होता था, बात समझ गए। 33 नंबर, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है। तो मार्टिन लूथर, इनकी कृति है बाबू 95 थीसिस। अप्रैल थीसिस लेनिन की हो गई, कम्युनिस्ट ये वाला हो गया बिस्मार्क का,
बात समझ गए ना। और 95 थीसिस जो है ये किनकी कृति है बाबू? मार्टिन लूथर की। अगला प्रश्न 34 नंबर आपके स्क्रीन पर, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? जे के हिक्की साहब ने, या जेम्स हिक्की भी इन्हें कहा जाता है। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? यूनान था वह तुर्की के अधीन। माइंड में सेट हो रहा है बाबू? यूनान किसके अधीन था? तुर्की के। नमक कानून तोड़ने के लिए 36 नंबर प्रश्न, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने किस स्थान को चुना? दांडी को। पक्का पता है ना सबको? उसके बाद चलिए, समाजवादियों का बाइबिल, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल हो गया दास कैपिटल। करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन। समझ रहे हैं आप लोग? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बाबू 1965 ईस्वी में सिंगापुर का उदय हुआ था। याद रखिएगा कितना ईस्वी? 1965। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं हुआ? वियना कांग्रेस में बाबू ध्यान दीजिएगा, जर्मनी शामिल नहीं हुआ था। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक, 40 नंबर प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस साहब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। याद रखिएगा 40 प्रश्न।